लक्ष्य में हम आपको उन लोगों से रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के मन में करियर को लेकर चल रहे तमाम सवालों के जवाब देते हैं। तो चलिए आज कार्यक्रम के खास मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। आज हमारे कार्यक्रम लक्ष्य में हमारे साथ इंदौर से मौजूद हैं शालिनी अग्रवाल, जो श्री गरिमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू मैम। शालिनी जी, वाइस प्रिंसिपल हैं आप, कहीं ना कहीं आपके कंधों पर जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले तो आपके स्कूल के बारे में जानना चाहेंगे, कितने समय से संचालित हो रहा है, किस तरीके से पढ़ाई यहाँ पर विद्यार्थियों को दी जाती है? मैम, हमारा विद्यालय श्री गरिमा विद्या मंदिर इंदौर शहर में पिछले कई वर्षों से अपनी गरिमा बनाए हुए है और ये हमारे डायरेक्टर सर श्री संतोष जी बागोरा के अथक प्रयासों का फल है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी और ये बताकर मैं बहुत खुशी मुझे महसूस हो रही है मैम कि हम कम से कम फीस में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देते हैं जी। हम उन बच्चों को भी शिक्षा देते हैं जो मीडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं और हाई एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने कहा कि केवल मैडम ये बहुत अच्छा आपने कहा कि जैसे कि फीस यहाँ पर कम है लेकिन क्वालिटी जो एजुकेशन की है वो बिल्कुल ज्यादा है और यही बच्चों की डिमांड रहती है, उनके पेरेंट्स की डिमांड रहती है। शालिनी जी, अगर आपके बारे में जानना चाहें हम तो वो भी जरा बताइएगा। मैडम, मुझे एजुकेशन फील्ड में करीब 18 साल हो गए हैं। मैंने शुरुआत शुजालपुर से की थी। आफ्टर दैट पिछले 4 इयर्स से मैं गरिमा ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। गरिमा ग्रुप के 2 स्कूल है मैम। एक सीबीएसई स्कूल है गरिमा विद्या विहार, इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ एयरपोर्ट। वहां पर 3 इयर्स मैंने एज ए वाइस प्रिंसिपल जॉब किया एंड अभी मैम पिछले 2 सालों से मैं गरिमा विद्या मंदिर जो कि एमपी बोर्ड स्कूल है वहां पर एज ए वाइस प्रिंसिपल वर्क कर रही हूँ और मैं यहाँ पर बहुत ही बेहद खुशी महसूस करती हूँ मैम कि मैं इन बच्चों के साथ और इनको आगे बढ़ाने में इनकी हेल्प कर रही हूँ। बिल्कुल मैम, स्कूल के बारे में ये भी जानना चाहेंगे, क्लासेस यहाँ कहाँ तक है और कितने बच्चे करीब यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैम, हमारे यहाँ नर्सरी टू 12th तक क्लासेस हैं दोनों ही स्कूल में। नर्सरी टू 12th तक है और हर एक क्लासेस में करीब 5-6 सेक्शंस हैं and near about 2,500 students are studying here मैम। बिल्कुल, तो ऐसे में जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती होगी। बच्चे इतने सारे हैं, 12 तक क्लासेस हैं, बोर्ड्स के बच्चों के लिए अलग तरीके की मेहनत यहाँ पर लगती है और ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों के लिए मेहनत नहीं लगती, डबल मेहनत लगती है। तो किस तरीके से सबका ध्यान यहाँ पर रखा जाता है? जी मैम, हम हर तरीके से बच्चों का ध्यान रखते हैं। जैसे प्राइमरी क्लासेस के बच्चों की अगर हम बात करते हैं, नर्सरी में पेरेंट्स बहुत ही विश्वास के साथ हमारे पास उनका बच्चा सौंपते हैं। जिस बच्चे ने कभी अपनी मम्मी का पल्लू नहीं छोड़ा हो वो स्कूल आता है तो हम उतने ही पैम्पर्ड तरीके से उस बच्चे को लेते हैं। फिर प्राइमरी क्लासेस की अगर बात की जाए मैम तो हम हर एक टॉपिक को एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन के थ्रू बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हमारा एम ये है मैम कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये फॉर एग्जाम्पल कि सीड जर्मिनेट हुआ तो कैसे हुआ, यानी हर चीज उस तरीके से सिखाई जाए। आफ्टर दैट जब हम 6 ऑनवर्ड जाते हैं तो हम थोड़ा सा बच्चे को लेकर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा। उसके बाद जब 9 to 12th में बच्चा आता है तब फिर हम ये चाहते हैं कि बच्चे को पूरी प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाए। बिल्कुल, प्रैक्टिकल एजुकेशन के ही साथ बच्चा आगे बढ़े ताकि उसका फोकस उस प्रैक्टिकल पर रहे मैम। केवल बुकिश नॉलेज को हम फोकस नहीं करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपने प्रैक्टिकल नॉलेज का जिक्र किया है, इसके बारे में ही मैं जानना चाहूंगी। अगर नई एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करते हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं इस बात पे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिल सके जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का हो सके। तो जैसे कि पिक्चर्स भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर आपकी स्कूल की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज भी हैं, उस पर तो हम जाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए क्या क्या किया जाता है, कौन कौन सी लैब्स हैं और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई यहाँ पर करवाई जाती है? जी मैम, हमारे यहाँ पर मतलब छोटे बच्चों के लिए 6th ऑनवर्ड बच्चों के लिए साइंस लैब है
जबकि जनरली देखा गया है कि 9 to 12 ही बच्चों को दी जाती है पर उस लेवल पर भी हम 6th ऑनवर्ड भी हम प्रैक्टिकल के थ्रू ही बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ मैम कंप्यूटर लैब है, जूनियर सीनियर्स अलग अलग कंप्यूटर लैब है जिसमें हम पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारी कोर्स कवर करवाते हैं, टेक्नोलॉजी एजुकेशन करवाते हैं। हर चैप्टर भले वो साइंस से रिलेटेड हो या सोशल साइंस या मैथ से रिलेटेड हो मैम, हम उसको प्रैक्टिकल बेस्ड ही करवाते हैं। हमारे स्कूल में हर क्लासरूम में सर मैम स्मार्ट क्लासेस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं उसके लिए। और फिर जब अगर हमें जरूरत लगती है कि आज मैथ लैब में ले जाना है या लैंग्वेज लैब में ले जाना है या साइंस लैब में, तो मैम हम उसके अकॉर्डिंग बच्चों को वहाँ पर प्रमोट करते हैं। अच्छा शालिनी जी, स्मार्ट क्लासेस के बारे में बताइए, क्योंकि अगर मैं अपनी बात भी करती हूँ, जब हम लोग छोटे थे तो स्मार्ट क्लासेस का उतना चलन नहीं था, इतना स्मार्ट क्लासेस के जरिए बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन अब बच्चे काफी ज्यादा लकी हैं, उनको स्मार्ट क्लासेस में पढ़ने का मौका भी मिल रहा है, साथ ही वो कुछ नया भी सीख पा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल मैम, देखिए ऐसा होता है कि समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए। बिल्कुल। जैसे अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया कि बिफोर 18 इयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ, तो क्या 18 साल पहले स्मार्ट क्लासेस थी पर हम बच्चों को उतना ही प्रमोट करते थे। पर मैं इस चीज में हमेशा विश्वास रखती हूँ कि हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए और स्मार्ट क्लासेस कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। हमारा बच्चा कहीं और किसी दूसरे बच्चे को compete कर सकता है, उसको ऐसा फील ना हो कि हमारे स्कूल में ये चीज नहीं है। दूसरी बात ये होती है मैम कि पहले टीचर्स चार्ट्स के थ्रू या मॉडल्स के थ्रू ये सारी चीजें बताते थे, वो बहुत ही लिमिटेड बना पाते थे। और स्मार्ट क्लासेस के थ्रू हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज है मैम, जिन वैरायटीज के थ्रू हम बच्चों का नॉलेज गेन कर सकते हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आफ्टर दैट ग्रुप डिस्कशन के थ्रू हम उन बच्चों के जो भी उनकी क्यूरीज है उनको फुलफिल कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर आपने लैब्स की अभी बात की थी, कंप्यूटर लैब हो गया, यहाँ पर पाइथन कोड लैंग्वेज सिखाई जाती है, आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे कॉलेज में आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको हर दिशा में हर चीज आनी आज के समय में जरूरी है। ऐसे में मैं जानना चाहूंगी जी, ऐसे में मैं जानना चाहूंगी कि अलग अलग यहाँ बच्चे पढ़ते हैं जिन्हें कंप्यूटर में आगे बढ़ना है, किसी के पास मैथ्स होगी, किसी के पास साइंस होगी, नीट की कोई तैयारी कर रहा होगा, कोई बहुत ज्यादा वीक होता है पढ़ने में तो कोई बहुत ज्यादा होशियार होता है। किस तरीके से सबको ध्यान दिया जाता है, बैलेंस कैसे बनाया जाता है यहाँ पर? जी मैम ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है मुझसे, क्योंकि एज ए वाइस प्रिंसिपल मैं अपने स्टाफ को इसी तरीके से गाइड करती हूँ कि हर क्लास में हमारे पास 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, हाई, एवरेज, लो। हाई अचीवर्स के लिए हमें अलग प्लान करना होता है, एवरेज के लिए अलग और लो अचीवर्स के लिए अलग। मैम हम बच्चे को बिल्कुल भी पता नहीं लगने देते हैं कि ये बच्चा लो अचीवर है, हम इस तरीके से इसके लिए प्लान कर रहे हैं। पर हमारी प्लानिंग अलग होती है मैम, जो कि हमारे स्कूल के द्वारा बनाई हुई होती है, हम किसी को कॉपी नहीं करते मैम। जैसे लो अचीवर्स जो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स दोज हैव स्पेशल नीड, जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत है मैम, उनको हम रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, इन्हीं 4 सेगमेंट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि एटलीस्ट बच्चा आज की मॉडर्न जमाने में स्पीकिंग स्किल तो उसका डेवलप हो। जो हाई अचीवर है मैम, हम उसको 90 to 100% ले जाने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा मेरिट में आए या हमारा बच्चा कहीं कोप अप कर सके। मैम एक अभी प्रीवियस संडे का ही आपको मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ, अभी 3 दिन पहले का ही डिजियाना ग्रुप से एक प्रोग्राम हुआ था, बच्चों का क्विज कॉन्टेस्ट हुआ था, होनहार क्विज कॉन्टेस्ट। उसमें सीबीएसई स्कूल 16 सीबीएसई स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था और एक हमारा ही स्कूल ऐसा था जो एमपी बोर्ड था। उसके बाद भी बच्चों ने क्वार्टर फाइनल जीता, सेमीफाइनल में गए और फाइनल तक आए मैम। यानी ये मेरे लिए, हमारे स्कूल के लिए और हमारे स्टाफ के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है मैम कि बोर्ड मैटर नहीं करता है, क्वालिटी एजुकेशन मैटर करती है कि आप कितना क्वालिटी बच्चे को दे पा रहे हैं। मैम मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आपका स्कूल है एमपी एफिलिएटेड है, कुछ स्कूल सीबीएसई होते हैं, कुछ आईसीएसई होते हैं, एक हमारा सीबीएसई स्कूल भी है मैम।
ओके तो जैसे कि यहाँ पर एमपी का आपका एफिलिएटेड है, अगर मैं दूसरे प्रदेशों की बात करूं तो यूपी एफिलिएटेड रहता है। कहीं ना कहीं ऐसी धारा पेरेंट्स के अंदर होती है, विचार ऐसे रहते हैं कि जो एमपी के बोर्ड वाले स्कूल्स होते हैं और दूसरी तरफ जो सीबीएसई के होते हैं, वहाँ बच्चों की इंग्लिश ज्यादा अच्छी होती है, बच्चे कुछ ज्यादा डेवलप करते हैं। इस बारे में आपका क्या सोचना है? मैम आप कभी हमारा स्कूल विजिट कीजिएगा, हमारे बच्चों की भी इंग्लिश बहुत अच्छी है। ये स्कूल टू स्कूल डिफर करता है, टीचर टू टीचर डिफर करता है, बोर्ड टू बोर्ड डिफर नहीं करता है मैम। अगर हम बच्चों से जितना ज्यादा ग्रुप डिस्कशन करेंगे, जितना ज्यादा हम उनसे बात करेंगे, जितना उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, उनके स्पीकिंग स्किल पर फोकस करेंगे, बच्चे का स्पोकन उतना अच्छा डेवलप होगा। बिल्कुल। ऐसे तो कई सारी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस है मैम, उसके बावजूद भी हम नहीं सीख पाते हैं। तो यानी मेरे विचार से ये फॉल्स है, जो भी पेरेंट्स की मेंटालिटी है कि सीबीएसई में बच्चों का स्पोकन अच्छा होगा, एमपी बोर्ड में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये मैम कि अगर बच्चा नीट या आईआईटी की तैयारी करता है, आप बताइए किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बच्चा सीबीएसई से आया है या एमपी बोर्ड से आया है? नहीं मैम, वहाँ केवल और केवल बच्चों की एबिलिटी पर ही फोकस किया जाता है, उसके परसेंटेज, उसकी मार्किंग पे फोकस किया जाता है। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स को अब ये जो धारणा है, ये जो सोच है, इस विचारधारा को बदलनी चाहिए, क्योंकि ना कॉलेजेस में इसका कोई फर्क पड़ता है, ना कोई महत्व होता है, ना आगे चलकर होता है। डिपेंड करता है बच्चे की पढ़ाई पर, बच्चे की मेहनत पर, स्कूल में जिस तरीके से शिक्षा दी जाती है उस पर। मैम आपसे मैं आगे ये जानना चाहूंगी कि बच्चों को अभी कोरोना के समय में ऑनलाइन मोड से पढ़ाया गया, कहीं ना कहीं बच्चों को डिफिकल्टी हुई, टीचर्स को डिफिकल्टी हुई, क्योंकि सबके लिए ये एक नई सी कोई चीज थी। आपके स्कूल ने किस तरीके से मैनेज किया? मैडम देखिए, ऐसा है, ऑनलाइन एजुकेशन समय की मांग थी। उस समय हम इतने बंध चुके थे ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन कि पॉसिबल ही नहीं था कि हम बच्चों को पढ़ा पाए। तो हमने भी ऑनलाइन क्लासेस ली। हमने प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को वर्कशीट शेयर की, वर्कशीट सॉल्व करवाई, उसके बाद फिर हमने ऑनलाइन क्लासेस ली, और फिर ऐसा हो गया कि जो टीचर्स टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे वो भी सीख गए, और ऑनलाइन क्लासेस को भी हमने काफी फ्रूटफुल चलाया। बच्चों ने पेपर्स भी ऑनलाइन सॉल्व किए। बट मेरे विचार से ये होता है मैम कि ऑनलाइन क्लासेस उस समय के हिसाब से ठीक था, पर ऑफलाइन क्लासेस की कंपैरिजन नहीं कर सकता है ऑनलाइन क्लास। बिल्कुल, ऑफलाइन क्लास की अगर हम बात करें में तो उसकी बात ही कुछ और होती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फेस टू फेस जब टीचर्स से इंटरेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे और ज्यादा सीख पाते हैं, अपनी मन की बात को और अच्छे से कह पाते हैं। मैम आगे से एक्सप्रेस कर पाते हैं मैम। बिल्कुल, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर हम इस समय की बात करें तो स्टूडेंट्स पर काफी ज्यादा प्रेशर भी बढ़ जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन होना आम बात है, क्योंकि सोशल मीडिया का ये दौर है, बोर्ड्स में बच्चे आते हैं, प्रेशर अपने आप बढ़ना लाजमी है। पेरेंट्स की तरफ से, घर वालों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से प्रेशर होता है। ऐसे में क्या कोई काउंसलिंग सेशन स्कूल में दिए जाते हैं, बच्चों को समझाया जाता है कुछ हैंडल करने का तरीका? मैम हम क्लास 10th में ही, जैसे हमारे स्कूल में 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग हो चुकी है। वो सब्जेक्ट चॉइस काउंसलिंग होती है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी सब्जेक्ट्स हैं मैम, साइंस मैथ्स भी है, बायो भी है, कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है। तो हम सब्जेक्ट वाइज, और आर्ट एजुकेशन को तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है जी। एक आर्ट का सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया गया है, तो सभी सब्जेक्ट हमारे यहाँ है, और सब्जेक्ट वाइज हमने बच्चों को काउंसलिंग भी दी है। सब्जेक्टिव काउंसलिंग के अलावा मैम हम कुछ अलग काउंसलिंग भी देते हैं, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट हुआ, टाइम मैनेजमेंट, करियर काउंसलिंग, उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस तरीके की काउंसलिंग्स मैम हमारे यहाँ टाइम टू टाइम बच्चों को दी जाती है। जी शालिनी जी, आपसे एक सवाल मैं ये जानना चाहूंगी, अभी आपने आर्ट्स की बात कही, आर्ट्स के लिए अगर मैं कहूँ तो पहले जमाने की अगर हम बात कर लें, पुराने दौर की बात कर लें या अभी की भी बात कर लें, जो आईएएस या आईपीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, सिविल सर्वेंट्स की तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी ज्यादातर आर्ट्स लेते हैं। लेकिन ऐसे में अभी भी अगर बच्चा साइंस की जगह आर्ट्स ले लेता है तो पेरेंट्स यही सोचते हैं ये अच्छा नहीं होगा पढ़ने में, या इसकी रुचि पढ़ने में ज्यादा नहीं होगी, तभी वो आर्ट्स ले रहा है। इस बारे में आपका क्या सोचता है? बिल्कुल मैम, देखिए इसके लिए मैं गवर्नमेंट को, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को
बहुत ही थैंकफुल हूँ, मतलब मैं एक शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी तरफ से कि उन्होंने आर्ट्स को प्रमोट किया। जो बात आपने कही है बिल्कुल सही है कि अगर बच्चा आर्ट्स लेना चाहता था तो पेरेंट्स उसे कहते थे कि नहीं तुम मैथ्स लो, इंजीनियर बनोगे, या ये लो, ऐसा करोगे, कॉमर्स ही ले लो एटलीस्ट, आर्ट्स क्यों ले रहे हो। पर आर्ट्स अपनी जगह एक अलग ही ये कह सकते हैं कि पहचान बनाता है। अगर बच्चा कोई आईएएस आईपीएस बनना चाहता है या आईपीएस की एग्जाम, आईएएस की एग्जाम देना चाहता है, तो आर्ट एजुकेशन उसको जितना ज्यादा हेल्पफुल है, जितना बेनिफिशियल है, उतने बाकी सब्जेक्ट्स नहीं हैं। आर्ट्स में अगर हम माने, आर्ट्स की ही अगर हम बात करते हैं तो ड्राइंग, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये भी सब आर्ट्स को ही कोरिलेट करते हैं मैम। मे बी पॉसिबल कोई बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, पर जैसे हमारे ही स्कूल की बात बताती हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतना बढ़िया स्केचिंग करते हैं कि हमारा ही पोर्ट्रेट एज इट इज बना लेते हैं, पर उन लोगों का एकेडमी अच्छा नहीं है, तो वो उसको भी फ्यूचर बना सकते हैं। कुछ बच्चा अगर डांस में बहुत अच्छा है तो उसको अपना करियर बना सकता है। तो दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो आर्ट एजुकेशन। तो मैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आर्ट को कंपलसरी किया है मैम, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी स्कूल की तरफ से। बिल्कुल, बस जागरूकता होनी बहुत जरूरी है, सही दिशा में बच्चों को शिक्षा मिलनी बहुत जरूरी है। जी मैम, ये एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर पेरेंट्स की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर बच्चों पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पेरेंट्स कहीं ना कहीं सोच रखते हैं कि बच्चा अच्छे से अच्छा अचीव करे, हालांकि वो बेहतर ही चाहते हैं क्योंकि अपने बच्चे के लिए हर कोई बेहतर सोचता है, लेकिन इस बीच बच्चा कुछ ज्यादा ही प्रेशराइज्ड हो जाता है या डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे में उन पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगी या क्या सुझाव देना चाहेंगी कि किस तरीके से बच्चों के साथ अच्छे से डील करना चाहिए? बिल्कुल मैम, देखिए, बाय माय पॉइंट ऑफ व्यू, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। गॉड ने हर बच्चे में कुछ ना कुछ अलग अलग क्वालिटीज दी हैं। ये पेरेंट्स को समझना चाहिए। पेरेंट्स दूसरे स्टूडेंट से या अपने रिलेटिव्स या नेबर्स के बच्चों से कंपेयर करते हैं कि वो 80% लाया, तुम 70 ही लाए या तुम 60 ही लाए। हम पेरेंट्स को ये बताते हैं कि हो सकता है 60% वाला बच्चा ज्यादा सक्सेस हासिल कर ले एज कम्पेयर टू 90% वाला बच्चा। उस बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, उस बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, प्लस उस बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट है वो काम उसे करने दे, ना कि आप आपके जो भी विचार है या जो आप उस बच्चे के लिए चाहते हैं वो चीजें उस पर थोपे। बिल्कुल। प्लस बच्चे को स्ट्रेस में बिल्कुल भी न रखें। ऐसा आप पहले से कह देंगे कि नहीं मुझे तो 90 ही चाहिए या 80 ही चाहिए, बच्चा स्ट्रेस में रहता है मैम, टेंशन में रहता है, और वो जितना कर सकता है उतना भी नहीं कर पाता है। और इसके लिए मैम हमारे स्कूल में तो हम 50-50% रखते हैं। जैसे कि 50% अगर टीचर ने डिलीवर किया है तो हम 50% नॉलेज बच्चे का गेन करते हैं। हमारे यहाँ डबल साइडेड टीचिंग चलती है। हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं होता है कि केवल टीचर पढ़ा रहे और बच्चे सुन रहे हैं। उससे क्या होता है, बच्चे का स्ट्रेस मैनेज रहता है। बच्चा ना तो टीचर से उसको डर रहता है, वो अपनी जो भी क्यूरीज होती है वो भी बच्चे टीचर के साथ शेयर कर सकता है। एज ए काउंसलर अगर हम कहें तो टीचर बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब बेनिफिशियल स्थापित हो सकता है। बिल्कुल, जैसे अभी हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज की बात कर रहे थे, स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो स्पोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं बच्चों को दिलचस्पी लेनी चाहिए, उससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जो हम ऑल ओवर यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे थे। तो ऐसे में आपका इस बारे में क्या विचार है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं स्पोर्ट्स में टाइम दूंगा या किसी और एक्टिविटी में टाइम दूंगी तो ऐसे में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बल्कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा होता है। बिल्कुल सही है मैम आपका ये क्वेश्चन। को करिकुलम एक्टिविटी बहुत ही जरूरी होती है। जी देखिए मैम, ऐसा होता है अगर केवल हम बच्चों को पढ़ाते रहेंगे तो भी कहीं ना कहीं बच्चा बोर होगा, और मे बी पॉसिबल कि को करिकुलम एक्टिविटी में ही बच्चा आगे निकल जाए और उसी को अपना करियर बना ले। प्लस स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा बच्चे को जरूरी होता है। एक तो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है स्पोर्ट्स से, सेकेंड थिंग बच्चे में टीम स्पिरिट आती है, उसको लॉजिंग और गेनिंग के जो भी मायने होते हैं वो समझ में आते हैं।
उसके बाद अगर बच्चा स्पोर्ट्स में आगे रहता है और पेरेंट्स मना करते हैं कि नहीं तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है या तुम्हें 10th क्लियर करना है या अब 9th में आ गए हो नहीं जाना है स्पोर्ट्स में, तो हम पेरेंट्स को यही कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से या बोर्ड की तरफ से हम अब अगर बच्चा स्टेट जाता है या स्टेट में अचीव करके आता है तो उसको 10% अचीव किया प्लस किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है, या नेशनल जाता है बच्चा तो उसको 15% या 20% अपग्रेड किया जाता है। तो ऐसी बातें अगर हम पेरेंट्स को थोड़ा सा बताते हैं तो पेरेंट्स फिर बच्चे को बिल्कुल, और इसके साथ बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आगे चलकर कॉलेज में उनको हेल्प मिलती है या आगे किसी जॉब में वो जाते हैं तो वहां पर भी हेल्प मिलती है। आखिर में अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो भी स्टूडेंट्स ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको आपकी तरफ से क्या संदेश? मैं यही कहूंगी मैम कि जो भी स्टूडेंट्स मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं या आपने जो क्वेश्चंस किए वो सुन रहे हैं, वो बच्चे इन सारी बातों को अमल करें। केवल बुकिश नॉलेज ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता है। अभी जो बच्चे हैं स्कूल में हैं, ये हम ये कह सकते हैं कि बच्चे केवल स्विमिंग पूल में गोता लगा रहे मैम। अभी इनको रिवर में भी जाना है और उसके बाद समुद्र में जाना है। तो जी, अपने आप को अभी से इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो हर डिफिकल्टीज को फेस कर सके, और ये तभी बच्चे कर पाएंगे जब हर चीज को, जब उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, नॉट ओनली बुकिश नॉलेज, जब वो करिकुलम, को करिकुलम प्लस अपना स्पोर्ट्स और सारी एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हर चीज को बराबर फोकस करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ आने के लिए और इस फ्रूटफुल डिस्कशन के लिए। थैंक यू मैम।